हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 12 विद्युत का अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें शुरू के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ थ्योरेटिकल भी हैं। तो आज हम लोग उसका हल देखेंगे कि कैसे हम सवालों को लगाएंगे, ठीक है ना। तो जो हमने पीछे के फार्मूले जो भी हमने पढ़ाए हैं उसी पे आधारित है सवाल है, उसको आज हम लोग हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो एक हल करने से पहले एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, पहला सवाल क्या हमारा है कि आपके एक्सरसाइज बुक में ये दिया होगा, अभ्यास प्रश्न का हल है, अध्याय 12 चैप्टर विद्युत है, कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R बाई R डैश का अनुपात का मान इनमें से क्या सही होगा। तो देखिए, प्रतिरोध R का एक तार का टुकड़ा है, तो उसकी जो मोटाई है वो बदल नहीं रही है, ठीक है ना। उसे, ये तार का टुकड़ा है, इसे 5 बराबर भागों में काटना। देखिए, ये इसकी जो लंबाई चेंज हो रही है, तो हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है। जैसे जैसे लंबाई घटेगी उसी हिसाब से प्रतिरोध भी घट जाएगा, क्योंकि जो इसकी मोटाई है यानी इसके जो एरिया है वो कांस्टेंट है, तो R किसके प्रोपोर्शनल हिसाब से कम ज्यादा होगा, इसके हिसाब से। तो इसका मतलब है कि इसके अगर 5 बराबर टुकड़े, अभी तक इसका प्रतिरोध क्या है, R है। अगर इसको हम 2 बराबर भाग करें तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R/2, ठीक है ना। क्योंकि लंबाई आधा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा। अगर इसको हम लोग 5 बराबर भाग करते हैं, जैसे 1 भाग, ये 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये 5 भाग, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो जब पांचों बराबर भाग है तो एक भाग की जो लेंथ हो जाएगी 1/5 हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, 1/5। जैसे एक तार है, इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1/5। जैसे हमने 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1/2 हो जाएगी, 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1/3 हो जाएगी। इसी तरह 5 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक की लेंथ कितना हो जाएगी, 1/5। तो जब 1/5 लंबाई होगा उसी हिसाब से प्रतिरोध भी हो जाएगा, तो प्रत्येक का प्रतिरोध हो जाएगा R/5, यही ना। R/, क्या हो जाएगा, 5। मेरी पूरी लंबाई का प्रतिरोध क्या है, जैसे कि पूरी लंबाई का प्रतिरोध है R, तो 1/5 भाग का प्रतिरोध R/5, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसको आधा करें तो 2 भाग होंगे, प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 होगी, प्रतिरोध अभी आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो उसी तरह 5 बराबर भाग है तो प्रत्येक भाग की लंबाई जो है 1/5 होगी, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, लंबाई के हिसाब से R/5 हो जाएगा। उसमें पूरे प्रतिरोध में 5 से हम भाग देंगे तभी तो 1 का मिलेगा, ठीक है ना। तो अब प्रत्येक टुकड़े का जो है प्रतिरोध क्या हो गया, R/5 हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, उनको पार्श्व क्रम में जोड़ना है। अब इन पांचों को अलग से किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, R/5। ऐसे कितने हैं, 5 हैं। तो जानते हैं कि समांतर क्रम में जब समान प्रतिरोध के कई प्रतिरोधक होते हैं, समांतर क्रम में उनको जोड़ा जाता है। तो हमने बताया था फार्मूले की n प्रतिरोधक को, जिनके प्रतिरोध R है और समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध ये होता है। तो उसी तरह से इनका तुल्य प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है तो R डैश है, और ये क्या है, प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध है और इनकी संख्या है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R/5 है, उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो हो जाएगा यहीं पे आके गुणा हो जाएगा तो 25, ठीक। अब कहा कि R/R डैश चाहिए, R/R डैश, तो R कितना है, हमारा R ही है, ठीक है ना।
और आर डैश कितना है, आर बटे 25 बराबर यहाँ पे है, तो ये सबसे ऊपर जाके गुणा होगा, ये कट जाएगा 25 ओम। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही है। ठीक है, फिर दूसरा जो आपका सवाल है बहुविकल्पी है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो हमने विद्युत शक्ति का कौन सा फार्मूला पढ़ा था, P बराबर आई स्क्वायर आर, पढ़ा था V इंटू आई, फिर पढ़ा था V स्क्वायर अपन आर। ये तीन चीज देखें यहाँ मिल रहे हैं, और ये चीज नहीं पढ़ा था आपने, तो इसलिए ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या है, सही है। आपका ऑप्शन बी क्या है, सही है। ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल जो बुक का है अभ्यास का, वो है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक इतना, यानी इसको हम लोग रेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिंग। ठीक है ना, जैसे आप कोई विद्युत बल्ब बाजार से खरीद के लाते हैं, तो आप देखते हैं कि उस पर 220 वोल्ट और 100 वाट 200 वाट इस तरह का चीज छपा होता है। जब इसे 110 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं, प्रचालित करते हैं, चलाते हैं, तब कितनी शक्ति व्यय होगी, खर्च होगी, उपभोक्त मतलब खर्च होगी। तो इसमें चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हमने इसको बताया था कि जब किसी बल्ब पे ये चीज छपा होता है, तो इससे इनडायरेक्टली एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से क्या चीज होता है, वो रेजिस्टेंस दिया रहता है, और हम ये फार्मूला यूज करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि जितने भी बल्ब आप बाजार में खरीदेंगे, सभी बल्बों का एक चीज कांस्टेंट रहता है, 220 वोल्ट लिखा रहता है। तो जब हमने बताया था कि जब V कांस्टेंट होता है, तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं शक्ति के लिए। ठीक है ना, और यही जो है, यही फार्मूला जो होता है बल्ब का रेजिस्टेंस के लिए लगा सकते हैं। तो ये वो जो रेजिस्टेंस देता है, कब देता है, जब बल्ब ग्लो करता है। हालांकि बल्ब जब ग्लो करता है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होता है, और जब बल्ब ग्लो नहीं, जलता नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो ये जो है ग्लो के पोजीशन में है कि जब 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो 100 वाट शक्ति का मतलब होता है कि 100 जूल ऊर्जा पर सेकंड खर्च करेगा, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। और वोल्टेज का मान जैसे 110 हो जाए, 250 हो जाए, तब भी हम लोग R को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विभवांतर बढ़ाने से करंट बढ़ेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, पावर भी बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस भी बदल जाना चाहिए, लेकिन हम कैलकुलेशन में उसको कांस्टेंट मानते थे। यहाँ से R कैलकुलेट कर ले पहले, उसका होता क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा R कैलकुलेट करने का मतलब V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है ना, तो V कितना है, 220 का 220, और P कितना है, 100 वाट। ये कट जाएगा, 22 का गुणा 22 में करेंगे तो 484 ओम आएगा। अब क्या है, अब वो कह रहा है कि, और इससे एक चीज और हमें पता चलती है कि ये कितने करंट पे ऑपरेट हो सकता है। तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं करंट निकालने के लिए, है ना। लेकिन ये करंट वो होगी जो इस बल्ब के लिए उपयुक्त होगी कि इस करंट पे ये बल्ब चल सकता है। लेकिन जब वोल्टेज हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो करंट इस फार्मूले से नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, तब उसके लिए ओम का नियम लगाते हैं, यहाँ से करंट निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज घटाने बढ़ाने से करंट की वैल्यू घट बढ़ जाती है, पावर की भी वैल्यू बदलती है। अब कह रहा है कि इसको 110 वोल्ट पर, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 110 वोल्ट हो गया, तो फिर यही हम सूत्र अप्लाई कर लेंगे। R हमें पता है, V पता है, तो पावर कितनी हो जाएगी, देखिए पावर, तो हम इस वाले सूत्र से लगाएंगे इसको, V डैश स्क्वायर, R वही है, तो पावर क्या हो जाएगी, 110 गुणे 110 और R 484। इसको काट दीजिए, इसको काटे 11 दहा में 110, और 11 से इसको काटिए तो 44 कटेगा, फिर 11 दहा में 110, 11 चौक 44, 10 गुणे 10 यानी 100/4 यानी 25 वाट। देखिए ये जो रेजिस्टेंस निकालने के लिए बल्ब का, तो यही फार्मूला यूज हमेशा करें। पावर निकालने के लिए आप ये भी यूज कर सकते थे, V गुणे आई और आई स्क्वायर R, लेकिन हमने इसको इसलिए यूज नहीं किया कि हमें अलग से करंट निकालना पड़ता है, और करंट फिर हम इससे नहीं निकालते, ये तो इस हिसाब से, ये जो रेटिंग हमें दी है इसके हिसाब से बल्ब को कितनी करंट चाहिए उसके लिए फार्मूला यूज करें।
अब इसके लिए करंट निकालने के लिए कि हमारा V जो है 110 हो गया और R हमारा 484 है, तो इस वाले फार्मूले से हम करंट निकालेंगे। तब करंट कैलकुलेट करके करंट की वैल्यू, V की वैल्यू, करंट की वैल्यू, R की वैल्यू रखेंगे तो P भी यहाँ भी 25 वाट आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यहाँ भी आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो 25 वाट। ठीक। अगला सवाल जो चौथा है वो है कि दो चालक कार जिनके पदार्थ, लंबाई, व्यास समान है। व्यास, लंबाई, पदार्थ सब समान है, इसका मतलब है कि दोनों का प्रतिरोध भी सेम होगा। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम में और तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो ऊष्माओं का अनुपात देखिए, जब दो तार हैं, दोनों का जब लंबाई, व्यास सब समान है, पदार्थ भी एक ही है, तो उसका प्रतिरोध भी समान होगा। तो पहले क्या है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मान लेते हैं दोनों का प्रतिरोध R है, एक B विभवांतर की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है ना, इसको B पोटेंशियल दिया गया है और एक बार उसको क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है दोनों को, और वही पोटेंशियल दिया गया है, मतलब विभवांतर, B विभवांतर के बैटरी से। ठीक है, ये R है। अब कह रहे हैं कि इसमें उत्पन्न ऊष्मा मान लेते हैं कि H1 है, इसमें मान लेते हैं H2 है। उत्पन्न ऊष्माओं का जो हमारा सूत्र है वो ये होता है, अब तीन सूत्र है हमारा। एक होता है H बराबर होगा V गुणे I गुणे T होता है, और एक होता है I स्क्वायर RT, और एक होगा V स्क्वायर R इंटू T। ये सभी जूल में है। कैलोरी में होता तो हम इसे 4.2 से भाग देते, तो हमें क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है, तो कट जाएगा। अब इन तीनों में हम किसका सिलेक्शन करेंगे, ये है बात। तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों सेम है। अभी थोड़ा सा हल करें तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R प्लस R यानी कि 2R हो गया। ठीक है ना, 2R। समांतर क्रम में जैसे हम कहते हैं कि जब दो प्रतिरोध होते हैं तो उसको हल करने का एक फार्मूला हमने बताया था, R1 R2 R1 प्लस R2। और एक ट्रिक ये है कि जब दो प्रतिरोधक हों जिनके प्रतिरोध समान है तो उनका जो तुल्य आता है उसका आधा आता है। जैसे R है, इसको समांतर में जोड़ेंगे तो तुल्य R/2 होगा। जैसे 2 होता तो तुल्य 1 हो जाता, 4 है तो तुल्य 2, 6 है तो तुल्य 3। आप करके भी देख सकते हो। देखिए R गुणे R, R प्लस R, तो होगा ये R स्क्वायर 2R, R कट गया R/2। तो जो यहाँ पे ये हो गया वो R/2, यानी अब ये दोनों एक साथ हो गए, यानी अभी एक प्रतिरोध में कन्वर्ट हो गई, एक 2R हो गया, और यहाँ पर भी ये दोनों मिलकर के अब एक हो गए, जिसको हम कहते हैं R/2। अब देखिए यहाँ पे V R/2 पे कितना पोटेंशियल है, V 2R पे कितना पोटेंशियल विभवांतर है, V। दोनों में कौन सा सेम है, V। देखिए V क्या है, दोनों में सेम है ना। तो जब V सेम है तो हम इसी वाले फार्मूले को अक्सर लगाते हैं, V स्क्वायर R इंटू टी। और समान समय के लिए दोनों में बैटरी लगाई जाती है, तो दोनों में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें ये इसलिए नहीं लगाएंगे कि हमें I कैलकुलेट अलग से करना पड़ेगा, तो अलग से झंझट करने की क्या जरूरत। तीनों में से जो हमें सुटेबल लगे उसको लगा देते हैं। तो इसलिए H1 हमको निकालना है, तो V स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा क्या, 2R इंटू टी। और H2 क्या है, वो भी V स्क्वायर अपन R/2 हो जाएगा। यहाँ प्रतिरोध क्या है, R/2 इंटू टी। अब यहाँ से हम भाग दे दें H1/H2, तो क्या हो जाएगा, देखिए V स्क्वायर अपन 2R टी, V स्क्वायर अपन R/2 इंटू टी कट जाएगा, V स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए 2 जो है सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है ना। नहीं, क्या बचा, देखिए कंफ्यूजन ना हो, यहाँ बचा 1/2R बराबर यहाँ है, फिर बचा 1
1/r/2 ये बचा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टी कट गया, b² कट गया, r/2 सबसे ऊपर आके गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें आके हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि बराबर यहाँ पे हो, अगर कोई चीज 1/2 हो और 1/3, तो 3 1 में जा गुणा हो जाएगा और 1 का 2 में। तो ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, r/2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, r/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r गुणे 1। ठीक है ना, तो r/2 अब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल और 1 और ये 2 गुणे 2 यानी कि 4, तो 1/4 यानी कि H1/H2 जो हो जाएगा 1/4 या H1:H2 जो होगा वही ×4। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो 5वां सवाल क्या है हमारा कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। ये पढ़ा हुआ चीज है। वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है दो बिंदुओं के बीच, जैसे ये हमारा कोई विद्युत परिपथ में कोई रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसमें करंट बह रही है, तो इसके सिरों पर कितना विभवांतर होगा, तो इसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, पैरेलल में। ठीक है ना, किस तरह से, जैसे बैटरी इसके इधर लगी हो, बैटरी का प्लस जिधर होता है वोल्ट मीटर का भी प्लस उधर, और माइनस जिधर होता है वोल्ट मीटर का भी माइनस उधर होता है। अब तो कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है ना, उसी तरह से अगर हमें मान लेना हो कि इसमें कितनी करंट जा रही हो इसमें, तो इसी के सीरीज में हम लोग एमीटर लगा देते हैं। ठीक है ना, इसी के सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, एमीटर, बैटरी का प्लस उधर जिधर एमीटर का, और माइनस उधर बैटरी का होता है जिधर एमीटर का माइनस होता है उधर रखते हैं जिधर बैटरी का माइनस होता है। ठीक है ना, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि किसी तांबे के तार का व्यास इतना मिलीमीटर है, प्रतिरोधकता इतनी है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तांबे का तार लिया गया है जिसकी विशिष्ट प्रतिरोध ये है, व्यास ये है, हमें उस 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक तार बनाना है, तो कितना लंबा लेना पड़ेगा। फिर यदि व्यास को दुगना कर दें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, उस तार का अगर मोटाई डबल कर दें। ठीक है ना, मोटाई डबल कर दें लेकिन लंबाई वही रहेगी, लंबाई नहीं बदलना है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, व्यास जो दिया है, तो व्यास हमारा क्या दिया है, व्यास को d मान लेते हैं, 5 मिलीमीटर, इसको मीटर में बनाइए तो 10⁻³ से गुणा करके मीटर। देखिए मिलीमीटर को मीटर में बनाना तो 1000 से भाग देंगे, 0.5 में कितने से, 1000 से, 3 0 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 10⁻3, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻3। ठीक है ना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या है, कितना प्रतिरोध का तार बनाना है, तो हमारा जो R है वो हमें दे रखा 10 ओम प्रतिरोध का तार बनाना है, तो कितने लंबी तार की आवश्यकता होगी, और रो हमारा दे रखा है विशिष्ट प्रतिरोध 1.6 × 10⁻⁻8 ओम। तो और व्यास तो हमें पता है, तो इस व्यास की वजह से हम क्या निकालेंगे, जो कि हमारा तार है, इसका जो ये फेज ये होता है, सिरा जो होता है वो वृत्ताकार होता है, तो इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है वो हम लोग निकालते हैं πr² से, तो पाई की वैल्यू 3.1 होता है, और यहाँ से हम r कैलकुलेट करना है, तो d/2 का मतलब 0.5 × 10⁻³ का 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ का 2 का होल स्क्वायर। अब हम सूत्र से कैलकुलेट कर, ये हम सूत्र जानते हैं L/A से, तो हमें L चाहिए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा R × A, और रो भाग जो गुणा है वो भाग में आ जाएगा, तो R हमारा 10 ओम है, A हमारा 3.14
0.5 गुणे 10⁻³ का पावर 2 का होल स्क्वायर और बटे रो -8 ओम मीटर। ठीक है ना, ये क्या है, ओम है, मीटर है। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको कैलकुलेट करके आप जो है निकाल सकते हैं कितनी लंबाई आएगी। दूसरी बात कहा है कि अगर तार का व्यास डबल ले लें, यानी कि तो व्यास डबल लेना है तो पहले व्यास पे निर्भर कैसे करता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो L अपान A, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई, है ना, पाई d/2 का होल स्क्वायर। व्यास पे कैसे निर्भर करता है, या रेडियस, जैसे व्यास डबल करने का मतलब है रेडियस भी डबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, तो ये रो हो जाएगा, यल हो जाएगा, पाई d²/4। तो सारी चीज कांस्टेंट है, लंबाई नहीं बदल रही है, रो वही है, पाई 4 तो कांस्टेंट, गिनती कांस्टेंट होती है। यहाँ से r प्रोपोर्शनल 1/d² हो गया ना। तो d² हो गया। क्यों ऐसा हुआ कि रियल नहीं बदल रहा, लंबाई तो वही तार की। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं r1/r2, यहाँ से लिख सकते हैं d2/d1 का होल स्क्वायर। हमने d2 ऊपर क्यों लिया, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात में। अब जैसे पहले तार का प्रतिरोध जो भी रहा होगा, मान लेते हैं r रहा होगा, हमें r, ठीक है ना, बाद में हमें निकालना है, वो 10 का 1/4 हो जाएगा। तो d2 कह रहा है डबल हो गया। अब यहाँ पे व्यास दुगना है तो d2 2d हो गया, और पहले क्या था, मान लो व्यास d था का होल स्क्वायर, अब dd कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। हमें r2 चाहिए, तो r/4, यानी पहले का कितना हो जाएगा, r/1/4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसके पहले 10 ओम था, ठीक है ना, तो 10 में भाग दे देंगे तो हमें r2 पता चल जाएगा कितना, ठीक है ना। तो हमें पता देना है कि 1/4 हो जाएगा पहले का, ठीक है। 7वां सवाल क्या है कि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उसमें प्रवाहित धाराओं के संगत मान दिए गए हैं ये। अब इनके बीच क्या है, ग्राफ खींचना, उस ग्राफ से हमें प्रतिरोध की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिरोध की वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें क्या है, इस वैल्यू के हिसाब से हमको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ हम खींच लेंगे और हमें R कैलकुलेट करना है, जो हम जानते हैं V/I से, ठीक है ना। तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए क्या है, दो एक्सिस लेते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने क्या है, दो एक्सिस ले लिया और V को इधर रख दिया और I को इस साइड रख दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा मूल बिंदु होता है, ठीक, और हम पैमाना ये ले लेते हैं कि 1 एम्पियर मतलब एक बड़ा खाना, एक बिग स्क्वायर जिसमें 10 छोटे खाने होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से हमने वोल्टेज को भी ले लिया। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, मान लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, 11, 12, 13, 14 वोल्ट ले लिया। यहाँ मान लीजिए 1 वोल्ट यहाँ तक हो गया, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पैमाना हमने ले लिया। उसी तरह से करंट का भी पैमाना ले लिया, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर तक, ठीक है ना। 4, ये 3 और ये 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक। तो एक पैमाना हमने मान लिया कि 1 एम्पियर या 1 वोल्ट बराबर एक बिग स्क्वायर, जो आप ग्राफ का खाना होता है बड़ा वाला, ठीक है ना, जिसमें 10 छोटे खाने होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर का होता है। अब देखिए ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ देखिए, अब देखें इसके 0.5 के संगत वोल्टेज क्या है, 0.5 मतलब इसके आधा पे है, 0.5। इसके संगत वोल्टेज 1.6 है। यहाँ से देखिए 10 खाना होता है ना, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे ये 1.6 है, ठीक है ना। इसके संगत ये यहाँ पे है,
ठीक है ना। उसी तरह 1 एम्पियर, हमारा 1 एम्पियर यहाँ है, उसके संगत ये 3.4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे, तो 1 एम्पियर के संगत क्या है, वोल्टेज ये है। उसी तरह से 2 एम्पियर के संगत, 2 एम्पियर के संगत आप जान लीजिए कि 6.7, देखिए ये 6 वोल्ट हो गया, 7.2 खाने और गिन लीजिए, 1 खाना 2 खाना 3 4 5 6 7, यहाँ इस तरह से। फिर 3 एम्पियर पे 10.2, 3 एम्पियर पे 10.2, तो 3 एम्पियर में 10.2, 1 खाना 2 खाना, ये है। आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो बहुत सही आएगा। अब 4 एम्पियर पे कितना आएगा, 4 एम्पियर पे 13.2, तो यहाँ 13 है, 1.2 पॉइंट लीजिए। अब जहाँ एक कट कर रहे हैं उसको मिला दीजिए एक साथ, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, नीचे जाएगा, तो एक तरह से ये इसको मिलाएंगे तो ये रेखा बनेगी, ठीक है ना। आप सही से खींचेंगे तो आएगा। तो हम बताए थे कि आप इससे रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस पे जो है आप क्या करें कि कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए और उससे इस पे परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ठीक है ना। तो कहीं से भी ले लीजिए 2 पॉइंट, ठीक। अब जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हमने ये ले लिया और थोड़ा बहुत अंतर आता है, कोई भी 2 पॉइंट, जैसे ये क्या है 6.7 है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, जो 3 एम्पियर 2 एम्पियर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 एम्पियर है, तो इसको हम लोग डेल्टा आई मान लेते हैं, 1 एम्पियर हो गया ये। और हमने ये है 10.2 और 6.7, यहाँ पे क्या है 6.7 वोल्ट और यहाँ पे क्या है 10.2 वोल्ट। तो ये जो डिफरेंस आएगा, कोई ज़रूरी ना वही लेना है, कोई भी ले सकते हो, इसको डेल्टा वी कहते हैं। तो देखिए डेल्टा वी निकालना है तो 10 V2 माइनस V1, बड़े में से छोटा घटाना है, अंतर बाद वाले में से पहला, कहने का मतलब। तो ये हो जाएगा 10.2 माइनस 6.7। और ये डिफरेंस और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, वही हमने समझाने के लिए सिंपल लिया। तो ये देखिए 10.2 में से माइनस करना है 6.7, तो देखिए 12 में से 7 जाएगा 5, इधर बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यही ना। कितना आया 10.2 है और 6.7, वो इधर आएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5, उधर बचा 9, 3.5, क्या हो जाएगा 3.5। तो हमारा R जो होगा वो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I है, तो डेल्टा V है 3.5, I 1 एम्पियर है 3.5 ओम, ठीक है ना। इस तरह से 3.5 ओम, या आप कहीं और भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप जैसे कि इनके बीच ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच ले सकते हैं 2 पॉइंट, है ना। तो और एक उसके हिसाब से आप यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट ले सकते हैं, तो उनका डिफरेंस ले लीजिए। तो करीब करीब जो है थोड़ा बहुत दशमलव में अंतर आएगा, लेकिन करीब करीब उसी के अक्रॉस आएगा। तो 8वां सवाल क्या है, बहुत ही आसान है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने परिपथ में इतनी एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध पर सेलेक्ट कीजिए। पहले क्या करेंगे, जो जो दिया है देख लीजिए। क्या है, बी हमारा है 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं किसी प्रतिरोधक के सिरों, तो हमें करंट क्या बहती है 2.5 मिली एम्पियर, मतलब है कि 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध करना कीजिए, ठीक। तो देखिए VIR हमको पता है, तो इसमें कौन सा रिलेशन है, ओम के नियम का फार्मूला जानते हैं V/R से। तो यहाँ R चाहिए तो V/I हो जाएगा। तो V कितना है 12 वोल्ट, I कितना 2.5 × 10⁻³
3, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 12 गुणे 10 के घात 3 बटे 2.5। ठीक है ना, क्या हो जाएगी 2.5। अब इसे हल कर सकते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो 120 हो जाएगा, 10 के घात 3 और 25 भाग दीजिए इसमें, ये 3 जीरो और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 120 है, ये 3 जीरो और ले लीजिए, अब 25 से भाग दीजिए, 25 चौका 100 बचा 2 जीरो बनाएंगे, 25 बटे 200। ठीक है ना, और ये 2 जीरो निकाल लीजिए, इतना 4800 ओम आंसर आएगा। आप काट के देखिएगा इसको। हमारा 9वां सवाल है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तो 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। अब जैसे ये प्रतिरोध है 1 2 3 4 5, कितना 1 2 3 4 5, इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया, एक बैटरी लगाई गई है और उसका विभवांतर क्या है 12 विभवांतर 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है ना, ये 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ बहुत ध्यान से इसमें ध्यान दीजिएगा, हर सवाल में काम आएगा कि बैटरी से कितनी धारा जाएगी, उसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसमें कितना तुल्य प्रतिरोध है बैटरी में, परिपथ में। तो परिपथ में हम पहले तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करते हैं और धारा निकालने के लिए V बटे ये R एक तरह से तुल्य, बैटरी कितनी धारा देगा वो निर्भर करेगा कि इसमें कितने लोड हैं, उनका तुल्य क्या है। तो जाहिर सी बात है V हमें पता है, तो हमें R तुल्य निकालना होगा। तो R तुल्य का मतलब है कि सभी को हम जोड़ देंगे, क्योंकि सीरीज में है सबको हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना, सीरीज में है तो हम सबको जोड़ देंगे। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो देखिए 3 5 4 9 5 14, 1.4 और 12, इसको जोड़ेंगे तो 12 13.4 ओम आएगा। ठीक है ना, इतना टोटल प्रतिरोध। अब कितनी करंट आएगी पहले देखें, करंट तो वोल्ट कितना हमारा 9 और ये है 13.4, ठीक 13.4। अब देखिए वो पूछा है कि 12 ओम के प्रतिरोधक में से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो जानते हैं कि श्रेणी क्रम में सभी एक लाइन में प्रतिरोध जुड़े होते हैं और धारा जाने का मार्ग एक ही होता है और धारा कांस्टेंट होती है, मतलब नियत होती है। सभी प्रतिरोध में एक ही धारा जाती है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों से होकर के एक ही धारा जाती है। तो इसमें जो धारा इसमें जाएगी वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, तो यही हम निकाल लेंगे तो यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप 90 दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 बटे 134, सब भाग देख के देख लीजिएगा कितनी एम्पियर आएगा। ठीक है ना, तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितनी जाएगी वही धारा, इसमें कितनी जाएगी वही धारा, इसमें कितनी जाएगी वही धारा, इसमें कितनी जाएगी वही, सब में एक ही धारा जाएगी, तो वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस 9 सवाल ही हमने लगाए हैं और जो शेष सवाल है वो दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो लेक्चर में फिर नए सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।